चलिए बच्चों, तो आज फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। भारतीय संविधान में आज का हमारा जो टॉपिक होगा प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, राइट। तो आज हम संविधान में पढ़ेंगे, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। इससे पहले की वीडियो में जो संविधान वाली वीडियो आपने पढ़ा है तो उसमें आपने देखा कि सबसे पहले आपने शेड्यूल पढ़ा, जिसमें शेड्यूल में 12 के 12 अनुसूचियाँ आपको पढ़ाई गई और आपको याद भी कराया गया। साथ ही साथ आपने पार्ट भी पढ़ा। तो स्टूडेंट, अभी मैं आपके लिए एक छोटा छोटा वीडियो लेकर आ रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जिसमें आप देखेंगे प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। ये कहने के लिए तो आर्टिकल 3, 4, 5 एंड 6 4 आर्टिकल हैं जिसमें प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के उल्लेख के बारे में किया गया है। तो देखेंगे 4 आर्टिकल है, लेकिन ये 4 आर्टिकल जो है ये प्रधानमंत्री को ज़बरदस्त और पावरफुल बनाता है। तो आज ये हमारा जो टॉपिक होगा, इसमें आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद संविधान के अंतर्गत। तो आप देखेंगे कि जब भी हम प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। अगर आप देखेंगे तो आपके सामने बना हुआ है, जिसमें पीएम, कैबिनेट, स्टेट और डिप्टी। यानी पीएम का मीन्स प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्रालय जिसको मंत्रिमंडल स्तर का मंत्री भी कहा जाता है, स्टेट स्तर का मंत्री और डिप्टी मिनिस्टर। तो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रालय का जो स्ट्रक्चर होता है सेम इसी टाइप का होता है। तो जिसमें आप देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री होता है ये सभी प्रकार के मंत्रियों का हेड होता है। जो प्रधानमंत्री होता है ये सभी प्रकार के मंत्रियों का क्या होता है? हेड होता है। इसकी सहायता के लिए 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। नंबर 1 कैबिनेट स्तर का मंत्री, दूसरा स्टेट स्तर का, और तीसरा डिप्टी। और इन जब सबको मिला देते हैं तो क्या बन जाती है स्टूडेंट? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब होता है मंत्रिपरिषद। तो आप लोगों के एग्जामिनेशन में कई बार सवाल आता है इस टॉपिक से, जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, जो मंत्रिपरिषद होती है, यह सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? बहुत बार सवाल आया हुआ है कि जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? किसके प्रति उत्तरदायी है? किसके प्रति उत्तरदायी है? तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद जो है उसमें काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति होती है? तो लोकसभा। कई बार आपने उत्तर में देखा होगा, तो इसका आंसर होता है आपका लोकसभा। लोकसभा। तो देखते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद का जो स्ट्रक्चर है, जिसमें आपने देखा पीएम, कैबिनेट, स्टेट और डिप्टी सबको मिला है, तो क्या बन गई भैया? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद। और इस पूरे मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? पीएम। पूरे मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? पीएम। तो जिसके कारण आपने पूछा गया सवाल है, कई बार पूछा जाता है कि पूरे मंत्रिपरिषद का चीफ कौन होता है? पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का चीफ कौन होता है? पीएम होता है। इसी कारण से प्रधानमंत्री को ग्रहों के बीच में चंद्रमा भी कहा जाता है। एक सवाल आता है कि ग्रहों के बीच में चंद्रमा किसे कहा जाता है? तो प्रधानमंत्री। यहाँ पे ग्रहों के बीच में चंद्रमा का मतलब है कि कहीं ना कहीं इसके इर्द गिर्द सारा पूरा मंत्रालय होता है। देखते हैं हम, जैसे कैबिनेट स्तर का मंत्री है, स्टेट है, डिप्टी, सबको मिलाया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और एक दूसरा सवाल यहाँ बनता है कि जो प्रधानमंत्री होता है उसके सबसे नज़दीक का मंत्रालय कौन सा होता है? कैबिनेट मंत्रालय। कैबिनेट मंत्रालय, चूंकि कैबिनेट मंत्रालय जो होता है वो सबसे नज़दीक होता है, जिसके कारण इसको किचन कैबिनेट भी कहा जाता है। अगर हम सवाल देखें तो सवाल आता है कि किचन कैबिनेट किसे कहा जाता है? तो जो मंत्रिमंडल होता है इसको क्या कहा जाता है? किचन कैबिनेट। चूंकि प्रधानमंत्री के सबसे नज़दीक कौन होता है? यही होता है, कैबिनेट होता है, तो जिसके कारण इसको क्या बोला जाता है? किचन कैबिनेट। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो किचन होता है बड़ा ही रिस्ट्रिक्टेड और बहुत कम लोग उसमें आते जाते हैं। अगर हम अपने अपने घरों की बात करें तो घर के सबसे नज़दीक क्या होता है? किचन होता है। तो उस किचन में क्या सभी लोग जा सकते हैं? घर के भी सारे मेंबर नहीं जाते हैं। तो कई बार एक सवाल आता है, जो कैबिनेट मंत्रालय होता है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, तो वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो 15 से 20 मंत्री अधिकतम कैबिनेट में हो सकते हैं। वैसे तो होने के लिए सरकारें कई बार बढ़ाकर भी करती हैं, लेकिन मैक्सिमम 15 से 20 मिनिस्टर जो है कैबिनेट मंत्रालय में शामिल होते हैं। फिर स्टेट लेवल का मंत्री होता है, फिर डिप्टी। तो इस तरीके से सबको मिलाते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनती है, राइट। यहाँ पे तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जिसमें प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद का स्ट्रक्चर होता है। पीएम सभी प्रकार के मंत्रियों का हेड होता है। इसकी सहायता के लिए 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट, स्टेट और डिप्टी। सबको मिला तो क्या बन गई? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
यानी मंत्रिपरिषद, सवाल आता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है, तो लोकसभा की। और इस पूरे, अगर हम पूरे स्ट्रक्चर की बात करें तो पूरे प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के लिए जो आर्टिकल आपको संविधान में मिलेंगे वो ये 4 प्रकार के आर्टिकल हैं, 4 आर्टिकल। आर्टिकल 73, 4, 5 एंड 6। कोई डाउट नहीं। देखिए मैं एक एक क्लेरिफाई कर रहा हूं आपके लिए। 73 में क्या है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो ध्यान दीजिए भैया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ का मतलब होता है यूनियन, आपने शेड्यूल में भी पढ़ा था। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ का मतलब यूनियन वैसे तो होता है, लेकिन हमने बोलचाल में आपको संघ देश भी बोलने के लिए कहा था कि अगर हम देश बोलें तो कोई डाउट तो नहीं होगा। तो आप ही लोगों ने बोला था नहीं सर कोई दिक्कत। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ का मतलब हम यहाँ पे देश से अगर डिनोट करें तो मेरे ख्याल से कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहां तक होगा, जहां तक संघ कानून बना सकता है। और कोई भी संघ अर्थात देश कानून कहां तक बना पाएगा, अपने देश की बाउंड्री के अंतर्गत। राइट स्टूडेंट, जैसे भाई भारत है तो भारत कानून कहां तक बना पाएगा, अपने देश की टेरिटरी में, अपने देश की बाउंड्री में ही तो बनाएगा। क्या भारत सरकार पाकिस्तान में कानून बना सकती है? नहीं बना सकती। अफगानिस्तान में बना सकती? नहीं बना सकती। तो कहने का मतलब है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहां तक होगा, जहां तक संघ सरकार कानून बना सकती है अर्थात देश की सरकार। कोई डाउट नहीं इसमें। भाई जैसे अगर मैं हूं, एक टीचर की बात करें तो एक टीचर की भी कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहां तक होगा, जहां वहीं तक होगा जहां तक वो अपने स्टूडेंटों को जानता है, जहां तक पढ़ाता है। भैया जिस स्टूडेंट को हम पढ़ाते हैं उसी पे तो राइट है, जिसको नहीं पढ़ाते हैं या जो हमसे नहीं पढ़ते हैं उस पर हमारा क्या अधिकार होता है। तो क्लियर हो रहा होगा। 74 में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ध्यान दीजिए भैया, यही आर्टिकल आपको ये डिफाइन करेगा कि राष्ट्रपति रबर स्टैंप है। जैसे कई बार सवाल आता है कि हमारे देश में जो है वो रियल पावर किस में होती है, रियल पावर किस में होती है, तो पीएम में। रियल पावर किस में होती है, यानी भारत में वास्तविक शक्तियों का मालिक कौन होता है, प्रधानमंत्री। जबकि अगर हम बात करें तो नॉमिनल पावर की बात करें तो किस में होता है, प्रेसिडेंट में, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है नाम मात्र की शक्तियों का मालिक होता है। इसको डिफाइन कौन कर रहा है, आर्टिकल 74। क्लियर ना। तो आर्टिकल 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और मंत्रिपरिषद जैसा कहेगी वैसा ही राष्ट्रपति को करना पड़ेगा। कोई डाउट नहीं ना। तो देखते हैं कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, अर्थात यह आर्टिकल राष्ट्रपति को रबर स्टैंप बनाता है। जैसे प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, आर्टिकल 74 के तहत अगर राष्ट्रपति महोदय जो माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, अगर प्रधानमंत्री और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलती है कि भैया राष्ट्रपति साहब अपने खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाओ, अब लेट जाओ तो क्यों खड़े हुए, क्यों बैठे, क्यों लेट गए, आप बता भी नहीं सकते। तो कहने का मतलब यहाँ पे यह आर्टिकल राष्ट्रपति को क्या बनाता है, रबर स्टैंप। यही दिखाता है कि राष्ट्रपति की ओर सिग्नेचर अथॉरिटी है। लेकिन अगर आप यहीं पे देखेंगे आर्टिकल 74 में तो राष्ट्रपति नॉमिनल पावर रखता है, लेकिन 75 में आते आते राष्ट्रपति पावर में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, अदर प्रोविजन ऑफ द मिनिस्टर्स। तो अदर प्रोविजन ऑफ द मिनिस्टर यानी मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, इसमें आप पढ़ेंगे 3 सब आर्टिकल इसके पढ़ेंगे, सब क्लास पढ़ेंगे, जिसमें 75 का सब क्लास 1 ये कहता है कि भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। भारत में आर्टिकल 75 का सब क्लास 1 क्या कहता है कि भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो आप देख सकते हैं 74 में राष्ट्रपति को रबर स्टैंप बनाया गया कि भाई प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद जैसा बोलेगी वैसा ही राष्ट्रपति को करना पड़ेगा। लेकिन 75 में क्या है, 74 में जिसके कथनानुसार कार्य कर रहा था उसी का अपॉइंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है। तो 75 में राष्ट्रपति साहब पावर में आ गए। 75 का सब क्लास 2 देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, सीपी और साई में आया हुआ है, सेंट्रल पुलिस सब इंस्पेक्टर में, कि प्रश्न आता है कि कोई भी मंत्री अपने पद पर कब तक बना रहेगा, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो कोई भी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। यहाँ पे प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है, प्रसाद पर्यंत का मतलब है जब तक चाहे। आपने देखा होगा कि जब नई लोकसभा का गठन होता है बहुत सारे मंत्री उसमें अपने पद और
पोजीशन की शपथ लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि जो एक बार मंत्री बन गया वो पूरे 5 साल के लिए रहेगा, ऐसा कहीं संविधान डिफाइन नहीं करता है। उसको इन बिटवीन भी, कार्यकाल के दौरान भी हटाया जा सकता है। तो इसीलिए सवाल जब भी कभी आएगा कि कोई भी मंत्री अपने पद पर कब तक बना रहेगा, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहेगा। जब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ऑप्शन में नहीं होगा तब आप लगा सकते हैं कि 5 वर्ष, यानी प्रसाद पर्यंत या 5 वर्ष। कोई डाउट? और सब क्लास थर्ड 75 का सब क्लास थर्ड ये कहता है कि जो मंत्री परिषद है, यानी जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो स्ट्रक्चर है पूरा, कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है, तो लोकसभा के। यहाँ पे भी आपने पढ़ा था कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी जो मंत्री परिषद है यह सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति। तो आप देखेंगे कि 74 में राष्ट्रपति रबर स्टैम्प था और 75 में क्या है, पावर में आ गया। उसके बाद 76 में आएगा आपका आर्टिकल 76, भारत का महान्यायवादी होगा, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर है? तो ये आपको यहाँ तक याद करना है, अच्छे से पढ़ना है। तो दैट्स ऑल बच्चों, आज के लिए हम इतना करते हैं। अगली मुलाकात हमारी आपके नेक्स्ट वीडियो के साथ होगी, जिसमें हम बात करेंगे भारत के महान्यायवादी, आर्टिकल 76 को डिफाइन किया जाएगा। साथ ही साथ हम जो है भारतीय संविधान में ही आपको जो कमीशन है, जैसे CAG यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तो महान्यायवादी के साथ साथ हम लोग CAG को पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 324 पढ़ेंगे। फिर उसी के साथ साथ आर्टिकल 280, यानी अगले वीडियो में जब भी हमारी आपकी मुलाकात होगी तो वहाँ पे हम संविधान के कुछ प्रमुख आयोग पढ़ेंगे, जैसे महान्यायवादी, CAG, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग इत्यादि। इन आयोगों से आपकी मुलाकात होगी। तो दैट्स ऑल बच्चों, आज के लिए हम इतना करते हैं। उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे होंगे और पूरी वीडियो देखते होंगे शुरू से अंत तक। जब तक आप शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे तब तक आपको टॉपिक भी क्लियर नहीं होगा। और हमने आपसे वादा किया है कि हम आपका पूरा भारतीय संविधान, हिंदी और GS के जितने भी विषय हैं सब आपको कंप्लीट कराएंगे। बस आप लोग वीडियो को देखिए, पढ़िए और उसको कंठस्थ करिए। साथ ही साथ अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो बाबू आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है? तो थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत। ओके।